हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। ठीक है, तो 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़, 12 आवर्स के लिए 140, 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़। ठीक है, चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि रेलवे स्टेशन पे जो पार्किंग चार्जेस है उसका जो डेटा है वो गिवन है। तो ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा तो वैसे वैसे चार्जेस भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं क्या, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रोपोर्शन के लिए रेशो पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशो ऑफ टाइमिंग टू दी रुपीज़ चेक करेंगे हर एक का। तो वो अगर सेम है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, अगर वो नहीं है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखते हैं अभी। हियर पार्किंग charges increases when parking time increases। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने ये थोड़ा सेंटेंस लिखा है। ठीक है, सो नाउ अभी जो है पार्किंग आवर्स, ठीक है, पार्किंग टाइम डिवाइडेड बाय पार्किंग चार्जेस, उसका हम लोग रेशो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आएगा 60 डिवाइडेड बाय, सॉरी टाइम इज़ 4 आवर्स, 4 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 15। ठीक है, तो ये 1/15 आ गया। ठीक है, अभी दूसरा कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला कंसिडर करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये आ रहा है 2/25, तो ये शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी 12 डिवाइडेड बाय 140, तो यहाँ पे ये 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 40, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3 डिवाइडेड बाय 35, ये भी नहीं है। अभी ये 24 डिवाइडेड बाय 180 देखते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 6 डिवाइडेड बाय 45। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये जो रेशो आ रहा है हमारे पास फाइनल, तो ये क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर हियर रेशो ऑफ पार्किंग टाइम to the parking charges are not same, are not in proportion, so these are not directly proportional। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ द बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट अगर मैंने एक ले लिया तो उसमें पार्ट्स ऑफ बेस कितना जाएगा, 8 पार्ट जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ पे बोला है कि पार्ट्स ऑफ पिगमेंट जो दिए हैं वो 4, 7, 12, 20 दिया है, तो उस हिसाब से क्या करना है, पार्ट्स ऑफ बेस निकालने हैं। ठीक है, तो अभी जो है अगर पार्ट ऑफ पिगमेंट अगर मेरा इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे, तो पार्ट ऑफ बेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर मुझे सेम प्रोपोर्शन में चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे मेथड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे अभी। सो सॉल्यूशन में ये मैंने टेबल तो लिखा है, तो ये टेबल में हम लोग पुट कर लेंगे जो भी वैल्यूज़ आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हियर parts of red pigment is in direct proportion to parts of base, पार्ट्स ऑफ बेस। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो दिया है उसी को कंसिडर करेंगे। तो पहले कंसिडर करेंगे कि लेट पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट बी एक्स एंड पार्ट्स ऑफ बेस बी वाई। ठीक है, ये कंसिडर कर लिया, तो इसको x और x को y कंसिडर करेंगे, तो हमको वो प्रोपोर्शन में लिखना है अभी। ठीक है, सो नाउ x अपॉन y, तो फर्स्ट वाला जो है x1 कंसिडर करेंगे और y1 कंसिडर करेंगे। पहला क्या दिया है 1, डायरेक्टली दिया है 1 डिवाइडेड बाय 8। अभी दूसरा निकालने के लिए x2 y2 निकालने के लिए x1 y1 का रेफरेंस देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, तो x1 क्या है हमारा 1/8 x1 अपॉन y1, और x2 हमारे पास दिया है 4। सो यहाँ पे 4 अपॉन y2 निकालना है। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और x5 y5। ठीक है, तो यहाँ पे अभी y2 निकालेंगे। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू, y2 इधर ट्रांसपोज करेंगे और 8 इससे ट्रांसपोज कर देंगे, तो 8 इंटू 4 इज़ 32। ठीक है, तो अगर रेड पिगमेंट मेरे पास 4 है तो ये कितना आ रहा है फिर हमारा 32। ठीक है, और यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे ये 8 गिवन था। ठीक है, तो अभी x2 y2 मिल गया, अभी x3 y3 निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे x2 y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3। ठीक है, तो x3 की वैल्यू दिया है यहाँ पे 7, सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे 12 और 20। ठीक है, सो अभी x2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज़ इक्वल टू x3 है 7, y3 निकालना है। ठीक है, सो देयरफॉर y3 ट्रांसपोज कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 7 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4 8। ठीक है, सो देयरफॉर y3 कितना आ जाएगा 7 इंटू 8 56। ठीक है, सो यहाँ पे y3 आ जाएगा 56। अभी x4 और y4 निकालेंगे। ठीक है, सो उसके लिए रेफरेंस लगेगा हम मुझे x3 y3 का, तो दैट इज़ इक्वल टू x4 अपॉन y4। वैसे आप कंसिडर x1 y1 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा साइड वाला ही कंसिडर कर लूँ, वो पहले एकदम से दिख जाता है। ठीक है, सो आप x1 y1 भी कंसिडर कर सकते हैं। x3 अपॉन y3 क्या आया था हमारा 7 डिवाइडेड बाय 56, दैट इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय y4। तो यहाँ पे 1/8 ही आ जाता है, तो y4 आ जाएगा 12 इंटू 8 96। तो यहाँ पे ये y4 आ गया 96। अभी x5 y5, सो x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ जाएगा x4 आया है हमारा 7 था, सॉरी 12 था,
12 डिवाइडेड बाई 96 और ये x5 है 20, y5 निकालना है तो ये 12 8 ज़ा 96, सो देयरफॉर y5 इज इक्वल टू 20 इंटू 8 160, तो y5 यहाँ पे आ गया 160। तो ये सारे क्या आ गए हमारे पास, पार्ट्स ऑफ बेस आ गए। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इन क्वेश्चन नंबर 2 अबोव इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अगर वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, अभी ये ऊपर वाला जो है ना वो देखना नहीं है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये जो था ये वैल्यू नहीं कंसिडर करना है, अलग से वैल्यू कंसिडर करना है। तो यहाँ पे बोला है कि वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस। ठीक है, एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 75 ml बेस लगता है। ठीक है, अगर मुझे 1800 ml बेस यूज़ करना है तो मुझे कितने रेड पिगमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बोला है। तो अभी यहाँ पे जो है ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, जैसे जैसे रेड पिगमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, बेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी हियर रेड पिगमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। ठीक है, सो वी कैन यूज़ रिलेशन, जो कि पहले नहीं लिखा था लेकिन अभी हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रिलेशन अगर मैंने पहले लिख लिया तो वो आसान रहेगा आपको समझने के लिए। तो अभी जो है मेरे पास x1 दिया है 1 पार्ट, y1 दिया है 75 ml, ऐसा कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बी x एंड बेस बी y। ठीक है, सो देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो अभी x1 1 दिया है आपको, वन पार्ट ऑफ बेस में कितना 75 ml यूज़ करेंगे, तो हमको क्या निकालना है, कितना रेड पिगमेंट यूज़ करेंगे, किसके लिए, 1800 ml बेस के लिए। तो यहाँ पे अभी x2 की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, सो x2 कितना आ जाएगा, ये अभी इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो 1800 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू x2 कितना रहेगा अभी, ये 75, 25 3 ज़ा, या फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 0। ठीक है, 15 1 ज़ा 15 24। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 24, मतलब ये 24 क्या आ गया, 24 रेड पिगमेंट यूज़ करेंगे हम लोग 1800 बेस के लिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, सो हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक फैक्ट्री में, सॉफ्ट ड्रिंक के फैक्ट्री में 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल की जाती है। ठीक है, तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल है, जैसे जैसे आवर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉटल्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हम लोग रिलेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे अभी हियर टाइम रिक्वायर to fill bottles is directly proportional to total bottles। ठीक है, सो अभी यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट
x number of bottles will be fill in 5 hours। ठीक है, तो ये x कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, तो फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा रिलेशन, तो पहले क्या कर लेते हैं, आवर्स जो है टाइम डिवाइडेड बाय बॉटल्स। सो टाइम डिवाइडेड बाय फिलिंग द बॉटल्स, अच्छे से लिख लेते हैं। सो टाइम क्या है हमारे पास अभी यहाँ पे 6 आवर्स है, 6 डिवाइडेड बाय 840 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x। तो x की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी ये दोनों जो है ट्रांसपोज कर देंगे, तो x इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 840। सो वेरिएबल टर्म सिंगल रख लेंगे और यहाँ पे 5 इंटू 840 डिवाइडेड बाय 6। सो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 700 बॉटल्स। ठीक है, तो 5 आवर्स में कितने बॉटल्स फिल होंगी हमारी, 700 बॉटल्स फिल होंगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। ठीक है, so what is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है कि एक बैक्टीरिया है जो ये डायग्राम में दिया है। ठीक है, वो 50,000 टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तब जाके उसकी लेंथ क्या हो रही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला है कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी बैक्टीरिया के, ये पूछा है। और इफ़ द फोटोग्राफ एनलार्ज, अगर वो 20,000 टाइम्स इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो है लेंथ कितनी रहेगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेंथ जो दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको लेंथ निकालना है कितना आएगा वो, और जो एक्चुअल लेंथ रहेगा बैक्टीरिया का वो भी निकालना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ जाएगा, जैसे जैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, तो वही यूज़ करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे अभी लेट enlarge length be x and photograph of enlarge be y times। ठीक है, तो ये क्या है 50,000 20,000 जो दिया है वो, और ये जो है सेंटीमीटर में जो वैल्यू दिया है वो। ठीक है, सो कंसीडर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंसिडर किया। अभी यहाँ पे जो है x1 अपॉन y1 लिख लेते हैं, तो x1 जो है स्टार्टिंग वाला कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे तो पहले क्या पूछा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया पूछा है, तो एक्चुअल लेंथ कैसे आएगा, डायरेक्टली जो है नॉर्मल वाला जो हम लोग प्रपोर्शन निकालेंगे, ये 5 डिवाइडेड बाय 50,000 या 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो वो क्या आ जाएगा हमारा एक्चुअल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ यहाँ पे एनलार्ज लेंथ है, तो एक्चुअल लेंथ कैसे आ जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया दैट इज इक्वल टू x अपॉन y लिखेंगे। सो x1 अपॉन y1 क्या है, x1 इज़ 5 डिवाइडेड बाय 50,000 से वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो उनका जो डिवीज़न आएगा वही क्या रहेगा हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये 5 से 5 कैंसिल
और यहाँ पे ये 10,000 नीचे आ जाएगा। सो 10, अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि इसको 10 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻⁴। अभी इसको मुझे रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाना है, तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। जो कम से कम था वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर था, तो वो बढ़ के क्या हुआ है 50,000। ठीक है, तो अभी जो है 20,000 टाइम्स अगर वो बढ़ रहा है तो उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी रहेगी। ठीक है, सो नाउ x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो यहाँ पे ये x1 दिया है हमको 5 और 50,000, और यहाँ पे x2 निकालना है, y2 दिया है 20,000। सो यहाँ पे 5 × 20,000 ये ट्रांसपोज किया और डिवीजन में 50,000 दैट इज़ इक्वल टू x2। सो यहाँ पे ये 10,000, यहाँ से ये 0 से 0, सारे 0 से 0 कैंसिल। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20,000 टाइम्स जब इंक्रीज होगा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन द मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। ठीक है, सो इन अ मॉडल ऑफ शिप मतलब एक अगर मॉडल छोटा सा नहीं क्या खिलौने जैसा, ठीक है, तो वो अगर मॉडल है यहाँ पे ऐसे जो दिया है शिप का, ठीक है, तो इसमें जो है ये मास्ट की जो हाइट है, मतलब ये जो लगाते हैं ना एयर के लिए, तो ये जो झंडे लगे हैं, ठीक है, इसको मास्ट बोलते हैं, तो ये जो है वो 9 सेंटीमीटर का है मॉडल शिप में, छोटे वाले जो रहते हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, जो बड़े बड़े वाले शिप होते हैं वो एक्चुअल वाले शिप होते हैं, तो उसमें कितना रहता है 12 मीटर हाई। यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर रहेगा और जो एक्चुअल में रहता है वो कितना रहता है 12 मीटर रहता है। सो इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, मतलब एक्चुअल वाली जो शिप रहेगी तो उसकी अगर लेंथ है टोटल 28 मीटर, तो लेंथ कितनी रहेगी मॉडल शिप की, वो हमें पूछा है। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही रहेगा। जैसे मॉडल शिप का एक छोटा सा जो है उन्होंने बनाया है, तो उसका जो मास्ट का वैल्यू है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एक्चुअल का भी क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा और लेंथ भी क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x। ठीक है, तो x कंसिडर करेंगे, वही हमको निकालना है। ठीक है, सो नाउ डायरेक्टली लिख लेंगे 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय x दैट इज़ इक्वल टू 12 मीटर। ये क्या है हमारे पास मास्ट अपॉन 28 मीटर। तो x की वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर 9 × 28 दैट इज़ इक्वल टू 12 × x। ये मैंने क्या किया ट्रांसपोज किया। सो 9 × 28 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज़ इक्वल टू x। सो देयरफॉर कितना आ जाएगा ये 3 3 ज़ा 9 4 7 ज़ा। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x मतलब क्या आ गया यहाँ पे मॉडल ऑफ शिप की लेंथ आ गई 21 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 2 kg ऑफ शुगर है, तो उसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं वो कितने क्रिस्टल्स है 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स, मतलब ये ऑलमोस्ट 90 lakhs ऑफ क्रिस्टल्स रहेंगे। सो अगर 5 kg ऑफ शुगर कंसिडर करेंगे तो उसमें कितने क्रिस्टल्स रहेंगे, और 1.2 kg अगर शुगर कंसिडर करेंगे तो उसमें कितने क्रिस्टल्स रहेंगे, ये हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका भी कैसे रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जैसे जैसे kg इंक्रीज़ होगा, मतलब जितना जितना शुगर बढ़ेगा उतने उसमें क्या हो जाएंगे क्रिस्टल भी बढ़ जाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो
यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर sugar in kg bx and number of crystals बी वाई। ठीक है, सो यहाँ पे अभी सो नाउ एक्स we can consider x1 upon y1 equal to x2 upon y2, that is equal to x3 upon y3 equal to so on relation। ठीक है, सो therefore अभी for 5 kg of sugar x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे x1 क्या दिया है, 2 kg दिया है क्वेश्चन में। y1 हम लोग कंसिडर करेंगे 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स, और x2 कंसिडर करेंगे, अभी यहाँ पे 5 दिया है तो y2 फाइंड करना है। तो y2 एक साइड लेके जाएंगे, 2 इंटू y2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶। सो y2 आ जाएगा हमारा 5 इंटू 9 इंटू, तो ये जो है इतने सारे ज़ीरोज़ लिख लेंगे यहाँ पे, कितने 6 ज़ीरोज़ है, और डिवीज़न में लिखेंगे 2, तो 2 से यहीं पे यही डिवाइड होगा 5, ये हो जाएगा 5 ज़ीरोज़। ठीक है, सो y2 इज़ इक्वल टू, ये 5 एक साइड ले लेंगे, 5 इंटू 9, और यहाँ पे 10 कितने रहेंगे, 5 ज़ीरोज़। ठीक है, सो देयरफॉर y2 इज़ इक्वल टू 25 9 ज़ा 225, सो 225 इंटू 10⁵ क्रिस्टल्स। ठीक है, 5 kg में कितने रहेंगे, 225 इंटू 10⁵। ठीक है, अभी देखते हैं 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स रहेंगे। सो नाउ फॉर 1.2 kg ऑफ शुगर x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, या फिर यहाँ पे x1 y1 कंसिडर कर लेंगे, तो x1 y1 है 2 अपॉन 9 इंटू 10⁶, और x3 है 1.2 और y3 निकालना है। ठीक है, सो 2 इंटू y3 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶। ठीक है, सो देयरफॉर y3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2, सो 2 इंटू 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, और ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के पहले, सो देयरफॉर y3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5.4। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या किया, 6 इंटू 9 इज 54, और ये डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के पहले इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स, तो यहाँ पे ये y3 भी आ गया और यहाँ पे ये y2 भी आ गया। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 तक ही देखते हैं। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।